नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू आईपीओ की, जो कि कल से लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों। तो इस आईपीओ को वेल नोन आईपीओ है, सभी लोग इसको जानते होंगे मोस्टली। तो इस आईपीओ का नाम है यात्रा ऑनलाइन आईपीओ, जो यात्रा टूर और ट्रैवल देखता है, टिकट बुकिंग का करता है सारा काम, उसी का आईपीओ आने वाला है दोस्तों, यात्रा का। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, फाइनेंशियल पैरामीटर के बाद डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं यात्रा आईपीओ की दोस्तों, जो कि अभी कल से स्टार्ट होने वाला है। ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में। यात्रा ऑनलाइन में काम करती है, ऑनलाइन प्रोवाइडिंग द सर्विसिंग, प्राइसिंग, अवेलेबल एंड बुकिंग फैसिलिटी एंड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर। तो ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों कस्टमर को ही बुकिंग करती है, बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। द कंपनी प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकट बुक करती है, इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल पे करती है, एयरलाइंस के टिकट बुक करती है, यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, बस टिकट बुक करती है, रेल टिकट बुक करती है, कैब बुकिंग इसकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं। होटल्स बुकिंग इसके यहाँ होटल सर्विसेज अवेलेबल है विद इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, दोनों ही जगह आप कर सकते हैं। एंड अदर अकोमोडेशन बुकिंग विद इन अबाउट 1,05,600 होटल्स इसकी लिस्ट में है और 1,490 सिटी और टाउन इंडिया में इसके साथ टाई अप है। ये फाइनेंशियल 2023 तक की रिपोर्ट है। मोर देन 2 मिलियन होटल्स ग्लोबली इसके साथ जुड़े हुए हैं यात्रा के साथ, और मोबाइल एप्लीकेशन, कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के साथ है ये। तो जिस तरह से हमने बात की, इसका मेन काम है फ्लाइट टिकट बुक करना। तो फ्लाइट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही फ्लाइट्स टिकट ये बुक करती है। होटल्स बुकिंग है, इंटरनेशनल होटल बुकिंग और डोमेस्टिक होटल बुकिंग दोनों में ही इसका है। होटल्स में 5 स्टार, 3 स्टार और लोकल्स होटल भी सारे आपको उसकी साइट पे मिल जाएंगे ईजिली और हैवी डिस्काउंट के साथ। उसके अलावा टिकट बुकिंग है, रेलवे टिकट्स बुकिंग इसके है, कैब बुकिंग आप इसके थ्रू कर सकते हैं इसकी ऐप पे जाके। उसके अलावा बस टिकट बुकिंग भी इसकी ऐप पे जाके हो सकती है। ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो यात्रा ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू ये सारे जो है इंटरनेशनल और लोकल लेवल दोनों पे प्रोवाइड कराती है। इसके साथ ग्लोबली जो है 94,000 होटल्स जुड़े हुए हैं, होम स्टे और होटल्स कनेक्टेड विद अप्रोक्सीमेटली 1,400 सिटी अक्रॉस द इंडिया, वेल एज द 2 मिलियन होटल अराउंड द वर्ल्ड इसके साथ है। द कंपनी इज इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द डोमेस्टिक होटल। यात्रा ऑनलाइन रिसेंटली लॉन्च एट फ्लाइट फॉरवर्डेड बिजनेस कार्ड यात्रा टू फर्दर एक्सपेंड पर कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफर। तो ये कॉर्पोरेट सर्विसेज में भी देती है, B2B और B2C दोनों में ही ये सेगमेंट में काम करती है दोस्तों। एज ऑफिशियल 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी हैज़ ओवर 813 कॉर्पोरेट कस्टमर हैं इसके पास एंड ओवर 49,800 रजिस्टर्ड SME कस्टमर्स एंड इट्स द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इन द थर्ड लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी है ऑनलाइन ये। तो देखिए कितनी बड़ी कंपनी है। इसका ग्रोस बुकिंग साइज भी काफ़ी बड़ा है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होने जा रही हैं? तो यात्रा का आईपीओ जो बुक वैल्यू है दोस्तों, अभी तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो जैसे ही ये अवेलेबल होगा हम आपको बता देंगे। तो यात्रा का जो आईपीओ साइज रखा गया है, इसका आईपीओ प्राइस वो 135 रुपये से 142 रुपये पर शेयर रखा गया है। और ये आईपीओ दोनों ही साइट पे लिस्टेड होगा, NSE और BSE दोनों पे, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। 15 सितंबर को यानी कल से ये ओपन होने जा रहा है दोस्तों। 20 सितंबर तक ये अवेलेबल रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की बात करें तो 135 रुपये से 142 रुपये के बीच ये रखा गया। हमें अप्लाई करना है 142 पे। लॉट साइज बना है 105 शेयर का। टोटल इशू साइज अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। फ्रेश इशू की बात करें तो 602 करोड़ का फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल्स का अभी तक डिस्क्लोज नहीं है। तो जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। लिस्टिंग इसकी NSE और BSE दोनों पे होने जा रही है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी होने वाली है। तो टेंटेटिव डेट्स क्या है उसकी दोस्तों। तो इसकी डेट्स है टेंटेटिव। ये आईपीओ ओपन होने वाला है फ्राइडे यानी कि कल 15 सितंबर को ओपन होगा, और वेडनेसडे यानी कि 20 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो 3 दिन आपके पास हैं, 3 वर्किंग डेज। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होंगे आपके मंडे को यानी कि 25 सितंबर को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होंगे। अगर आपका आईपीओ नहीं निकलता है तो रिफंड क्रेडिट आपके अकाउंट में ट्यूसडे 26 सितंबर को हो जाएंगे। क्रेडिट शेयर आपके अकाउंट में 27 को हो जाएंगे अगर आपको लगता है। तो लिस्टिंग इसकी जो होगी वो 29 तारीख को फ्राइडे को होने वाली है, 29 सितंबर। तो कट ऑफ टाइम है 5 बजे 20 सितंबर को। तो 20 सितंबर को 5 बजे से पहले आपको इस आईपीओ में अप्लाई कर देना है। अब आगे बात करते हैं कि आईपीओ का लॉट साइज क्या होने वाला है। तो 105 शेयर का लॉट है ये, जिसमें 14,910 रुपये आपको पे करना है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट और 105 शेयर का है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट की बात करें तो 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1,365 शेयर का लॉट होगा, 1,93,000। स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट का शेयर होगा, 1,470 शेयर होंगे, 2,08,000। स्मॉल HNI मैक्सिमम में 67 का लॉट होगा, 7,035 शेयर होंगे, 9,98,000 रुपये। और बिग में 10 लाख रुपए से ऊपर का होगा, 68 लॉट का एक शेयर बनेगा, जिसमें 7,140 शेयर होंगे आपके पास। उसके बाद बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर होल्डिंग के लिए इसमें THCL ट्रैवल होल्डर्स कॉर्पस लिमिटेड एंड एशिया कंसोलिडेटेड DMC प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ इसके मेन प्रमोटर्स हैं। प्री इशुएंट होल्डिंग जो है 98.59 है। पोस्ट होल्डिंग कितनी रह जाएगी? जब हमारे पास इसका टोटल इशू साइज आएगा तो उसके बाद हम डिक्लेयर कर देंगे कि कितना इसके पास बचेगा।
अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की कि कितना दिया गया है। तो क्यूआईबी को पोर्शन दिया गया है दोस्तों 75%, तो क्यूआईबी के पास काफ़ी बड़ा पोर्शन आया है इस बार। एचएनआई की बात करते हैं तो 15% यानी 15% एचएनआई के पास है, और बाकी का रेस्ट जो बच्चा है रिटेल के पास है वो है 10%। तो रिटेल के पास काफ़ी कम पोर्शन आया है, बट आईपीओ का साइज अगर बड़ा होगा तो रिटेल के पास अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट अभी देखा जाए तो क्यूआईबी के पास काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 75% के लगभग क्यूआईबी के पास ही जा रहा है, एचएनआई 15% और रिटेल के पास केवल 10% है दोस्तों। तो देखते हैं आईपीओ का साइज़ क्या रहता है और डे वन का सब्सक्रिप्शन क्या रहता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की। कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो क्या कहता है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो हम 3 साल के पैरामीटर एनालाइज करेंगे, 2021, 22 और 23, लास्ट 3 ईयर्स के हम देखते हैं कि क्या कंपनी ने परफॉर्म करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट की। एसेट्स की बात करते हैं तो 2021 में कंपनी का 562 करोड़ था, 2022 में 547 हुआ और 2023 में 681 हुआ, यानी कि 2022 में थोड़ा सा डाउन गया है ट्रेंड में, बट 2023 में कंपनी ने उसे रिकवर कर लिया एसेट को और अब ट्रेंड में चला गया है, तो 681 पे पहुंच गया। वहीं बात करें रेवेन्यू की, 143 करोड़ का था 21 में, 22 में हुआ 218 और 23 में हुआ 397, तो ये अच्छा है और गुड इंडिकेशन दे रहा है कि रेवेन्यू पार्ट पे कंपनी ईयर बाई ईयर जो है ग्रोथ चार्ट दिखा रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो माइनस में था 118 करोड़ 21 में, 22 में हो गया माइनस 30 करोड़ और 23 में हो गया 7 करोड़ प्लस में। तो यहाँ भी बात करें तो कंपनी माइनस में थी, लेकिन हाँ 2023 के बाद से कंपनी प्लस में आई है और 7 करोड़ प्लस का रेवेन्यू दिया है और अपने जो लॉसेस हैं उसको रिकवर करना शुरू कर दिया। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोल सकते इसे, पर ये नेगेटिव इंपैक्ट डालता ही है। पर लेकिन अगर हम लास्ट फाइनेंशियल की बात करें तो वहाँ कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है और 7 करोड़ के लगभग प्रॉफिट शो किया है। अब बात करें नेटवर्थ की, तो नेटवर्थ 123 करोड़ थी 21 में, 22 में हो गई बढ़ के 100 करोड़ और 23 में हो गई बढ़ के 169 करोड़ 169 करोड़। तो यहाँ भी कंपनी ने 123 से घट गई है, 2022 में फिर से इसका नेटवर्थ भी गिरा है, लेकिन उसके बाद उसने फिर से प्लस कर दिया है काफ़ी अच्छा। तो इंडिकेशन दे रहा है कि लास्ट 1 ईयर में कंपनी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फिलर दिखा रही है। पर बोरिंग की बात करें अगर बोरिंग पार्ट की, तो बढ़ता ही जा रहा है। 2021 में था 13 करोड़, 2022 में 35 और 2023 में 153 करोड़। तो बोरिंग जो है किसी कंपनी का दोस्तों वो निगेटिव इंपैक्ट डालता है और बोरिंग एक कंसर्न है। तो अगर बोरिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड में होता है तो भी हम मानते हैं कंपनी स्ट्रॉन्ग फिलर दे रही है, तो बोरिंग ये है इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखा रहा है यहाँ, तो ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो वहाँ थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है कि बोरिंग जो इसका बढ़ रहा है, तो दिस इज गिविंग ए निगेटिव इंपैक्ट टू देयर इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टरों के लिए ये बहुत मायने रखता है कि उस कंपनी का बोरिंग कितना है और वो रिड्यूस ट्रेंड में है या इंक्रीज ट्रेंड में है। तो यहाँ इंक्रीज ट्रेंड में दिख रहा है दोस्तों, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कंपनी डाल रही है अपने फाइनेंशियल पे। अगर हम बात करें एसेट की, तो एसेट क्लास अगर हम ओवरऑल लुक देखें तो गुड दिखाई दे रहा है हमें कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। रेवेन्यू की भी अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, वो भी गुड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो हम एवरेज मान सकते हैं, बिकॉज 2 साल माइनस होने के बाद कंपनी अब प्लस में धीरे धीरे जा रही है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी अभी एवरेज है, बिकॉज 2 साल पहले साल प्रॉफिट में, दूसरे साल माइनस में, फिर तीसरे साल प्लस में, तो एवरेज हम मान सकते हैं। पर बोरिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो बोरिंग एक मेजर कंसर्न बनता है इसका। तो कहीं तो कंपनी इंप्रूव कर रही है, लेकिन बोरिंग पार्ट पे कंपनी ने किसी भी साल इंप्रूव नहीं किया है। तो अगर ओवरऑल देखें तो एसेट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा नहीं कह सकते हम, नेटवर्थ अच्छी है और रिजर्व और सरप्लस कंपनी पे अभी शो नहीं हो रहे हैं और टोटल बोरिंग भी अच्छी नहीं है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बता रहे हैं दोस्तों कि 2281 करोड़ का मार्केट कैप है और पीई बहुत ही हाई है, 205 है, तो पीई काफ़ी हाई है। मुझे लगता है कि काफ़ी हाई डिमांड कंपनी कर रही है। और उसके अलावा आरओई की बात करें तो 18% है। अगर आरओई 15% अब होता है तो हम उसे अच्छा मानते हैं। एक इंडस्ट्री ट्रेंड कहता है कि 15% से ऊपर आरओई अच्छा है, तो यहाँ 18% दिख रहा है, तो हम इसे गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं। आरओसी की बात करें तो वो भी 26% है। अगर आरओसी जो है रिटर्न ऑफ कैपिटल इक्विटी जो है कंपनी की 15 से ऊपर होती है तो वो भी अच्छी होती है, तो यहाँ 26% है, तो काफ़ी अच्छी है, कंसर्न का नहीं है। पर डेप्थ ऑफ इक्विटी कंसर्न है, 0.9 है, 1 से नीचे अच्छी मानी जाती है, पर यहाँ कम इसलिए है क्योंकि इसका जो है आपको मार्केट कैप काफ़ी हाई है। सो मार्केट कैप जो है 2228 करोड़ के होने की वजह से जो है 0.9 है, अदरवाइज 1 से ऊपर चल जाती है। लेकिन फिर भी ये कंसर्न एरिया है, बिकॉज कंपनी ने अपना जो है जो अपना डेप्थ है उसको रिड्यूस नहीं किया है, तो ईयर बाय ईयर वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा है, तो बिलो 1 से अच्छा माना जाता है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ अच्छा माना जाएगा। ईपीएस की बात करें तो 0.69 है, ईपीएस काफ़ी डाउन ट्रेंड में है, तो वो भी आपको दिख रहा है। और RONW की अगर बात करें तो वो 4.50 है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम कि बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लोअर ट्रेंड में ये भी शो कर रहा है। तो ईपीएस और RONW जो है वो लोअर ट्रेंड में जा रहा है। बट ROE और ROC की बात करें तो वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिलर है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, तो यहाँ पहला इशू है स्टेट इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी को, एक्वायरेशन एंड ग्रोथ पर्पज से चाहिए। दूसरा
इन्वेस्टमेंट इन द कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन टेक्नोलॉजी एंड अदर और ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव के लिए कंपनी को पैसा चाहिए। और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ कहीं भी कंपनी बोरिंग कवर करने के लिए इशू को लॉन्च नहीं किया है, सिर्फ अपने जो है ग्रोथ पर्पस से और कंपनी को कुछ नए इनिशिएटिव लेने उसके लिए ही ये पैसा मार्केट से उठा रही है, लेकिन बोरिंग के लिए कोई भी पैसा यहाँ नहीं लिया। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की दोस्तों। तो ग्रे मार्केट में अभी ऐसी कोई सच डिमांड दिख नहीं रही दोस्तों। अभी ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि प्राइस बैंड दिख रहा है 142 रुपये। जीएमपी अभी तक अपडेट नहीं हुए, तो जैसे ही जीएमपी अपडेट होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, बिकॉज जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक यहाँ जीएमपी अपडेट नहीं दिख रही है हमें दोस्तों। सो 142 रुपये लगभग इसका ऑफर प्राइस दिख रहा है। वहीं फायर रेटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं कि फायर रेटिंग क्या है, तो फायर रेटिंग भी 5/1 है, तो मतलब काफ़ी डाउन ट्रेंड में फायर रेटिंग दिखा रही है। मुझे लगता है फायर रेटिंग इंप्रूव हो जाएगी जब एक बार जीएमपी अपडेट हो जाएगा, तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अभी के लिए 5/1 दिखा रहा है, लेकिन बाद में वो इंप्रूव होगा। आईपीओ को साइज़ की बात करें तो वो अभी अपडेट नहीं है साइट पे। और आईपीओ जो है आपका ओपन होगा 15 सितंबर को, यानी कि कल, क्लोज हो जाएगा 20 सितंबर को। 25 को अलॉटमेंट स्टेटस आपको पता लगेगा 25 सितंबर को, और 29 सितंबर को फाइनली ये जो है एनएससी और बीएससी दोनों पे अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों 29 सितंबर की जो है लॉन्चिंग की डेट है और 25 सितंबर इसकी अलॉटमेंट की डेट है। तो अभी हम देखेंगे पहले दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब करता है, उसके बाद ही हम अपना कोई डिसीजन बनाएंगे। बिकॉज अभी जो है जीएमपी मार्केट में भी कोई अपडेट नहीं है, तो हम उसमें अभी कोई भी आपको सजेशन नहीं दे सकते कि हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हमें वेट और वॉच करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार जब जीएमपी अपडेट हमें मिल जाएगा तो डेफिनेटली उसके बाद अब हम अपना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। बिकॉज जीएमपी ही पूरा नहीं होता, फाइनेंशियल पैरामीटर भी कंपनी के मायने रखते हैं, बट फाइनेंशियल पैरामीटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कंपनी के, कुछ स्ट्रांग है कुछ नहीं है, तो हम अपना डिसीजन अभी नहीं बना सकते। तो एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।